जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटो ऑन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इससे पहले हम दो मॉक टेस्ट कर चुके हैं, दो प्रैक्टिस सेट। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आपको जो आने वाले एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है और एचएसएससी ग्रुप सी का एग्जाम होने वाला है। तो इन एग्जाम्स के अंदर आपको यहीं से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो सारे जो हम मॉक टेस्ट करेंगे इन 30 दिनों के अंदर, 30 मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं। तो एक एक अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप टाइम कितना लेते हैं और आप कौन सा तरीका उनको सोल्व करने में लगाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और सवालों का लेवल अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई सलाह है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो। कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए और 20वें व्यक्ति ने सभी 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं इसका बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर मैं इसका एक मतलब छोटा तरीका बताता हूँ जो बिल्कुल आप एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। अगर मैं इसके बेसिक तरीके पे आऊँ, जैसे देखिए एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर। ऊपर टोटल क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे टोटल खर्चे की बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर टोटल खर्चा डिवाइड बाय कितने बंदों ने खर्चा किया, तो वो हमारा होता है एवरेज। तो हम टोटल खर्चा निकालना है, हमें एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए 20 विद्यार्थी थे टोटल, ये होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने 175 रुपए खर्च किए, यानी 19 बंदों ने कितने खर्च किए, हर एक ने 175 रुपया। 20वें ने कितना खर्च किया, 20वें ने सभी के औसत से 19 अधिक खर्च किए। मैं मान लेता हूँ औसत यहाँ पे ए थी, एवरेज से उसने कितने ज्यादा खर्च किए, 19 रुपए अधिक खर्च किए। ठीक है, तो ये ऊपर टोटल खर्चा आ गया, कितने खर्च किए उन्होंने। डिवाइड कर देता हूँ मैं टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने थे, 20 विद्यार्थी थे। अब ये आ गई एवरेज, तो एवरेज कितनी मानी थी मैंने, ए मानी थी, तो यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, समझ गए ना। ऊपर टोटल खर्चा 19 बंदों ने 175 रुपए खर्च किए थे, 20वें ने एवरेज से 19 ज्यादा खर्च किए थे, टोटल बच्चे 20 थे और एवरेज इनकी ए मानी थी, तो यहाँ पे भी ए आएगा। ये एवरेज ऐसी निकलती है। अब अच्छे इसको सोल्व कर देते हैं। कैसे सोल्व करोगे, 19 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 19 पंजे कितना होता है 95, 19 सत्ता 133 और 9 142, 14 19 एक 19 और 14 कितने होते हैं 33, 33 और 25 ये आ गया, प्लस 19 प्लस ए इक्वल टू 20, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 ए। ठीक है, अब इसको जोड़ो। 3325 में अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो 3300 कितना बनेगा 44। 19 ऐड करने के बाद 3344 बन गए और उधर ये ए माइनस का हो गया जाएगा, यानी 19 ए। अब 19 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 19 से 19 कितना बचा, 11 12 13 और 14, 14 बच गया। 14 में फिर मैं 4 लगाऊंगा, 19 छिका 114, 19 सता 133, फिर बचा 11, फिर 4 19 छिका 114, तो हमारा ए आ गया 176। ठीक है, ए हमारे यहाँ पे 176 आ गया, एवरेज 176 आ गई। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, जितनी एवरेज थी यानी 176 और जितने बच्चे थे यानी 20 बच्चे थे, तो इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 छीके 12, 2 सते 14 और एक 15, 2 एकम 2 और एक 3, 3520 हमारा टोटल खर्चा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये दोस्तों था हमारा जो बेसिक तरीका था। उसके बाद इस तरीके ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो किस तरीके से आपको करना है, आप ये देख लीजिए एक बार। देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे क्या था, टोटल 20 बच्चे थे। 20 में से क्या किया, 19 ने 175 रुपए खर्च किए। ठीक है, 19 लोगों ने कितने खर्च किए 175, यानी पहले ने भी 175 खर्च किए, दूसरे ने भी 175, तीसरे ने भी 175, ऐसे करते करते 19वां जब बंदा आया इसने भी 175 खर्च किए। ठीक है, ये 19वां बंदा था, पहला दूसरा तीसरा, और जो लास्ट वाला 20वां था उसने क्या किया, एवरेज से कितने ज्यादा खर्च किए, 19 ज्यादा खर्च किए। ये एवरेज किसके, सभी की एवरेज है दोस्तों, 20 के 20 बच्चों की एवरेज है, इससे इसने 19 रुपए ज्यादा खर्च किए। अब आपको एक बात पता है एवरेज क्या होती है, एवरेज होता है जो सबके पास होता है उसको हम एवरेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक क्लास का एवरेज वेट 32 किलोग्राम है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जितने भी बंदे हैं सभी का वेट 32 किलोग्राम है। ठीक है, एवरेज का मतलब तो यही होता है ना कि सबका वेट 32 किलोग्राम है, तभी तो उसको एवरेज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया,
अगर सबसे पूछा हमने तो सबने ये बताया कि मैंने 175 रुपए खर्च किए, मैंने भी 175 खर्च किए, 19 बंदों ने 175 रुपए खर्च किए। 20वां बंदा कहता है कि मैंने तो सभी की एवरेज से 19 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सभी की एवरेज क्या है, ए है, ए एवरेज है मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबके पास ए है। लेकिन ये बंदा क्या बोलता है, 20वां, जो 20वां बंदा था ये बोलता है कि मेरे पास तो ए से 19 ज्यादा है, यानी मैंने ए से 19 ज्यादा खर्च किए हैं। तो मैं इस 19 को यहाँ से हटा के इन सभी के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। जो यहाँ पे 19 बच्चे थे इस बीच में से अलावा 19 बच्चे यहाँ पे थे, तो मैंने इस 19 को यहाँ से हटाया और सबके अंदर डिवाइड कर दिया। तो सबके पास कितना हो गया, अब एक एक आ गया इनके पास। ठीक है, इन्होंने खर्च कितने किए थे, 175 रुपए खर्च किए थे, तो अब एक एक आ गया। तो कितना हो गया, 176 176 176। और 20वें ने भी क्या किया, 20वें के पास भी एवरेज ही बच गया, क्योंकि 19 तो हटा दिया हमने, अब एवरेज ही बचा। एवरेज होता क्या है, जो सबके पास होता है, यानी इसके पास भी कितना बचा, इसने भी 176 रुपए खर्च किए। 176 176 176, यहाँ पे भी 176, तो 20 ने कितने खर्च किए, 176 176 टोटल। तो यही हमने पहले निकाला था कि एवरेज हमारी 176 निकली थी। अब टोटल आप निकाल सकते हो, इसको 20 से मल्टीप्लाई करवा के हमारा 3520 आ जाएगा टोटल खर्चा। आगे दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आपको इसी तरीके से करना है, जितने ज्यादा वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ना, उसको सभी में बांट दो जो बचे हुए हैं, तो सबके पास इक्वल आ जाएगा और वही एवरेज होती है हमारी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। दो छूट देता है दोस्तों, हमने बतानी है कि किस योजना में छूट प्रतिशत ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, दोनों, पहला भी और दूसरा भी। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 10% का और 15% का। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट में बदलना चाहूं तो कैसे बदलते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ये डिस्काउंट के केस में है दोस्तों। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा हो, कोई चीज बढ़ रही हो, जैसे पहले साल 10% बढ़ी, फिर अगले साल 15% बढ़ी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं जहाँ पे हमने माइनस लगाया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 10 प्लस 15 माइनस 15 के 10 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा 150 आएगा, डिवाइड बाय 100। इसको आप मौखिक कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 25 में से अगर मैं 1.5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 23.5 बचेगा। यानी 23.5 का मेरे को डिस्काउंट मिला। 25 में से मैंने ये 1.5 घटा दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है दोस्तों, इसने दूसरी दे रखी है कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त ले जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाई 5 गेट 2 का केस है ये, कि 5 चीजें हमने खरीदी और 2 हमें फ्री फ्री मिल गई, 2 फ्री हमें मिली यहाँ पे। इसको कैसे हम लिखते हैं, देखिए दोस्तों, हमें टोटल कितनी चीजें मिली हैं, 5 प्लस 2, 5 तो हमें मिल गई जो दुकानदार ने दी, लेकिन 2 उसके ऊपर फ्री दे दी उसने। 5 प्लस 2 हमें चीज कितनी मिली, 7 चीज हमें टोटल मिली हैं। और पैसे हमने कितनों के दिए हैं, पैसे हमने दिए हैं 5 चीजों के। तो फ्री कितनी मिली, 2 चीजें हमें फ्री मिली हैं, कितने के ऊपर, टोटल हमारे पास 7 चीजें आई है ना, 7 के ऊपर हमें 2 फ्री मिल गई। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे बाई वन गेट वन होता है ना, कहीं पे लिखा होता है बाई वन गेट वन। इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज के ऊपर एक फ्री मिल गई हमें। टोटल 2 चीजें मिली ना, 2 में से फ्री कितनी मिली, एक। 2 चीजों के ऊपर हमें एक चीज फ्री मिल गई, यानी कि इतना डिस्काउंट हो गया 1/2 का, यानी कि 50% हमें डिस्काउंट मिलता है तब जब बाई वन गेट वन होता है। तो यहाँ पे 2/7 आया। टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल कितनी थी, 7 चीजें थी, फ्री कितनी थी, 2, तो डिस्काउंट मिला 2/7 का। इस 2/7 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, जैसे 1/7 को हम लिख सकते हैं ना, 1/7 हमारा किसके इक्वल होता है, 14.28% के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2/7 किसके इक्वल होगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दो लगभग, तो कितना हो जाएगा, 28.56 के आसपास आएगा ये। तो कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है, पहले वाला 23.5 के आसपास था, दूसरा 28.56 के आसपास है। तो डिस्काउंट हमारा जो 20 स्कीम है इसके अंदर ज्यादा है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट होगा कि 20 स्कीम के अंदर ज्यादा डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 227 सॉरी 277 और 323 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो आप इसको सिंपल बेसिक तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे 60 मिनट ही होती है पूरे पेपर को करने के लिए, तो उसमें आपको थोड़ा और तरीका लगाना पड़ेगा। इसको हम डिजिटल सम से कर सकते हैं। 277 का डिजिटल सम कितना आएगा,
2 प्लस 7 कितना हुआ, 7 और 2 9, 9 को हम काट देते हैं, 7 ही बचेगा, नहीं 7 इनका डिजिट सम है। 323 का कितना आएगा डिजिट सम, 3 और 2 5 और 3 8 आएगा, यानी 7 और 8 के अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 56। 56 का डिजिटल सम कितना है, 6 और 5 11, 11 का फिर से डिजिट सम कितना होगा 2। तो जो हमारा आंसर होगा उसका भी डिजिट सम 2 आना चाहिए इनकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब 2 देख लेते हैं किसका है, सबसे पहले इसका चेक करते हैं। 8 और 1 तो मैंने काट दिए, बचा कितना 8 और 4 12 और 7 19, 19 का डिजिट सम होता है 10, 10 का 1 तो ये नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं, 9 को हमने काट दिया, फिर 8 और 1 को 9 को काट दिया, 7 और 4 11, 11 का डिजिट सम होता है 2, तो इसका आ सकता है। उसके बाद इसका देखते हैं, 9 को हमने काट दिया, 9 को काट दिया, 8 और 1 9 को काट दिया, इसका बचा 3, तो ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, 9 को काटा हमने, 7 और 1 8 और 1 9 को काटा, इसका बचा 3, ये भी नहीं होगा। तो डिजिट सम 2 सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा करती हैं। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है, दीक्षा शेष टाइपिंग कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। काफी जी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। जो हमारी प्रतिमा है, पी मान लेता हूं इसको, ये 10 घंटे में काम करती है, और जो हमारी डी है दीक्षा, ये करती है 15 घंटे में। तो टोटल वर्क क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आएगा इनका 30, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी क्या आएगी, पी की एफिशिएंसी होगी 3 और डी की एफिशिएंसी होगी 2। ठीक है, तो बोला गया 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद जो प्रतिमा है वो काम छोड़ देती है। प्रतिमा 4 घंटे में कितना काम करेगी, ये देखो पहले। ये एफिशिएंसी होती है दोस्तों कि इतने यूनिट ये 1 घंटे में काम करते हैं, 3 यूनिट या 2 यूनिट। तो प्रतिमा जो है वो 4 घंटे में कितना काम करेगी, 4 गुना जितनी उसकी एफिशिएंसी है, 3 की एफिशिएंसी है, तो 12 यूनिट वो कर देगी। 12 यूनिट तो वो करके चली गई, टोटल 30 यूनिट करवानी थी, 30 में से 12 गया 18 बचा। ये करनी किसको है, ये करनी है दीक्षा को, जिसकी एफिशिएंसी 2 की है। तो 18 यूनिट बची हैं, 2 की उसकी एफिशिएंसी है, तो टाइम कितना आ जाएगा 9 घंटे। 9 घंटे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्या खंड केंद्र पर जो 60 डिग्री कोण बनाता है, कैसे बनेगा इसका डायग्राम देखिए। हमारे पास मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये जो इसका सेंटर है, सेंटर जो है त्रिज्या खंड दे रखा है, यानी कि एक सेक्टर दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, सेंटर के ऊपर। अब पाई का मान 3.14 हमें लेना है, हमें निकालना है एरिया। एरिया किसका, जो ये हमारा त्रिज्या खंड है ना, इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास टोटल 360 डिग्री का एंगल होता, ये पूरा कितना 360 डिग्री का एंगल होता, जब 360 डिग्री का एंगल होता है तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। जब एंगल 1 डिग्री का होता तो एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। अब यहाँ पे एंगल 60 का दे रखा है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू 60, क्योंकि 60 का एंगल दे रखा है। काटो 6 पे कट जाएगा। तो देखो आर कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर दो। पाइस को मानूंगा 3.14, आर 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर होता है 100 डिवाइड बाय 6। तो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आएगा 314 बटे 6। इसको काटो, 6 पंजा 30, 1 4 6 दूनी 12, 2 0 6 3 18, 6 3 18, 52.33 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर की चाल से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी बताइए कितनी होगी। तो डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों की अलग अलग निकाल लेंगे हम, स्पीड हमें दे ही रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो सिंपली हमें कैलकुलेट ही करना है। बस इस टाइम को जो मिनट के अंदर दे रखा है इसको घंटों के अंदर चेंज करो, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ पे भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो टाइम को चेंज करेंगे घंटों में डिवाइड बाय 60 करके। तो पहले पार्ट को देखो, पहले पार्ट में डिस्टेंस कितनी आएगी, पहले पार्ट में यहाँ पे आएगी डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है 90 की, टाइम दे रखा है 37.5, इसको मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ ये, ठीक है। तो कितना आया दोस्तों देखिए, 0 से 0 कट गई हमारी यहाँ पे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 3 सत 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11, 112.5 बटे 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो कितना आएगा ये, लगभग 112.5 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 56 पे तो सीधा सीधा कट ही जाएगा। 56 पॉइंट कितना आएगा, 25 आएगा दोस्तों, ठीक है, 56.25 किलोमीटर।
पहला जो एरिया था, ओ सॉरी, पहला जो हमारा पार्ट था उसकी डिस्टेंस आ गई 56.25। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या था, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 80 की, टाइम कितना देर का है, ये 14 मिनट। इसको 60 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे काटो, 20 तिया 60 और 20 चौका 80, 14 चौके 56/3। अब देखो दोस्तों, 56/3 क्या होगा हमारा, 56/3 होगा 3 एकम 3, 2 6 3 अठे 24, बचा कितना 2 0 3 6 18, लगभग 18.6 आएगा किलोमीटर में। अब 56 ये है, 18 ये है, 56 और 18 कितना होता है दोस्तों, 56 और 18 होता है 74, और 25 और ये 0.6 है ना, इसको अगर मैं जोड़ूंगा कितना आएगा, लगभग 0.85 के आसपास आएगा। तो 56 और 18 अलग से जोड़ो, कितना हुआ 74, और पॉइंट ये 85 के आसपास आएगा, यानी 74 और 75 के बीच में आंसर आएगा हमारा। एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए 74 सही, 11/12। इसी तरीके से सोल्व करने होते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये था, 100 रुपये से उसने 20% ज्यादा अंकित कर दिया, यानी कि अब 120 रुपये उसने अपने माल के ऊपर लिख दिया कि मैं 120 का बेच रहा हूँ। लेकिन फिर उसने 15% की छूट दे दी। अब 15% की छूट दोस्तों किस पे दी है, इस 120 के ऊपर दी है। तो 120 का 15% कितना होता है, 120 का 15% होता है हमारा, अगर मैं इसको काटू 5 3 15, 3/20, 20 का 120 तो 18 होगा। इसको आप मौखिक भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 120 के और 15 की मल्टीप्लाई कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 18 रुपए की छूट दे दी, इसका मतलब इसने 120 रुपए के ऊपर 18 रुपए की छूट देगा तो 102 में बेचेगा ना। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए की वो लेके आया था, 102 की वो बेच रहा है, तो उसका 2% का दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूर खड़ा व्यक्ति एक 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। मान लीजिए ये इमारत है हमारी 1000 मीटर ऊंची, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो देख क्या रखा है, इमारत से शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। यह इमारत का शीर्ष है और ये जमीन है, यहाँ पे कोण कितना है, 30 डिग्री का है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूर खड़ा है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है सिंपली। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, ये तो काफी आसान है। इसको आप वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, टेंजेंट मान के, जैसे टेंजेंट, टेंजेंट थीटा क्या होता है दोस्तों, टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें ये बेस निकालना है। तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 दे रखा है यहाँ पे, टेंजेंट 30 आएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1000 डिवाइड बाय कितना, बेस। बेस को मैं बी मान लेता हूँ। अब टेंजेंट 30 क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है ये, और यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय बी। बी इधर आएगा, √3 इधर आएगा, तो 1000 की मल्टीप्लाई √3 के साथ होगी, तो क्या आएगा, 1000 इंटू √3 होता है हमारा 1.732 के आसपास। तो 1732 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, काफी आसान तरीका दूसरा। जैसे मानते क्या है, हमें पता होता है कि जहां पे एंगल 30 का होता है वहां पे हम 3 लिखते हैं, ये रेशियो होता है दोस्तों। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ पे 1 होता है। जैसे दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको, अगर ये एंगल 30 का है तो यहाँ पे होगा कितना, √3, और अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे होगा 1। तो 1 और √3 यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे √3 आएगा दोस्तों, √3 होता है। और 60 वाले के साथ क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आप याद भी रख सकते हो, 60 वाले एंगल के साथ 1 होता है और 30 वाले एंगल के साथ √3 होता है। तो एक की ही वैल्यू यहाँ पे 1000 दी गई है, देखो एक की वैल्यू क्या दी गई है, 1000, और हमें निकालनी किसकी है, √3 की। तो 1000 इंटू क्या कर देंगे, √3। ऐसे भी आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर सकते हो। 1732 आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले वाला रिपीट हो गया, इसको देखते हैं। इस व्यंजक का हमें मान निकालना है, तो काफी इजी है ये भी। जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली दे रखा है 25 इंटू 2 कितना होगा, -50, सॉरी -50, और यहाँ पे 25 इंटू 8 कितना होगा, -200। तो -200 और -50 कितना होगा, माइनस का 250। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x-5y किसके इक्वल दे रखा है, x-5y दे रखा आपका 7/13 के इक्वल, डिवाइड बाय x+5y भी है, x-5y डिवाइड बाय x+5y इक्वल टू 7/13। तो x/y का मान निकालो। कैसे निकालोगे, सिंपली हम इसके अंदर क्या कर देंगे, जो x वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, y वाली टर्म एक साइड कर लेंगे।
तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, तो क्या आएगा 13x, सीधा करवा देता हूँ मैं 13x, ठीक है, और माइनस 65y किसके इक्वल होगा 7x प्लस 35y। ठीक है, अब आगे देखिए 13x और इधर 7x है, तो 7x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6x बचेगा। 6x किसके इक्वल आएगा, इधर 35y है, 65y आगे जुड़ जाएगा तो ये होगा 100y। ठीक है, तो x बाई वाई क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 6, या फिर आप बोल सकते हो 50 डिवाइड बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सेकेंडरी वृत्त हैं, यानी जिनका केंद्र एक ही है। बड़े वृत्त की उस जीवा यानी कि कोण की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को छू के जाती है। काफी इजी और काफी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा इसका। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, सर्कल है एक। ठीक है, इस सर्कल का दोस्तों क्या है, दो सर्कल है यहाँ पे, सॉरी 2 सर्कल है, एक और बनाना पड़ेगा अंदर ही इसके। तो हमारे पास ये 2 सर्कल बन गए। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। दूसरा सर्कल ये होगा हमारे पास। ठीक है, इनका सेंटर एक ही है। अब एक की तो रेडियस है 15, यानी बड़े वाले की कितनी है 15 और छोटे वाले की कितनी है 13। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, कोर्ड है, वो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको यहाँ पे कि एक जीवा है कोर्ड जो बड़े वृत्त की छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है इस तरीके से। और हमें पता है कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 13 है बड़े वाले की 15 है। तो कैसे करोगे आप इसको, इसके अंदर हमें ये निकालना है कि जीवा की लंबाई, हाँ ये निकालना है। अगर हमें ये लेंथ पता लग जाए दोस्तों, ये वाली एक पार्टी पता लग जाएगा तो दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा हमें। अब अगर रेडियस 15 है तो मैं इस 15 को यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ, इस 15 को मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये भी रेडियस ही है बड़े वृत्त की। ठीक है, अब इसके अंदर जो ट्रायंगल बनी है ये इस साइड वाली, ठीक है, तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। ये 15 बन गई हमारे पास, क्योंकि रेडियस थी ये भी बड़े वृत्त की, और ये 13 है, तो ये निकलाएगी ना अपने पास। 15 के स्केयर में से अगर मैं 13 का स्केयर घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 225 में से अगर मैं 169 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बताइए दोस्तों। 25 ये और 31 ये, 31 और 25 कितना होता है 56 होता है। तो 56 बचेगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लेते हैं एक्स है ये, तो एक्स स्केयर हमारे पास आ गया 56। एक्स की वैल्यू आएगी रूट का 56। रूट 56 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 14। ठीक है, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 14। तो 2 रूट 14 कौन से ऑप्शन के अंदर है, 2 रूट 14 हमारा किस ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे 4 रूट 14 दे रखा है। देखिए कैसे 4 इंटू 14 हमारे पास 56 होता है, 4 बाहर आके 2 बचेगा, 2 रूट 14 ही आना चाहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। अरे हाँ, ये 2 रूट 14 तो एक्स की वैल्यू आई है ना, हमें तो पूरी चाहिए, पूरी लेंथ कितनी है। ठीक है ना, अब पूरी लेंथ क्या होगी हमें पता है, अगर किसी सेंटर से किसी जो कोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसको 2 भागों में बांट देता है। तो ये एक्स है तो पूरी 2x हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 2 रूट 14 है तो पूरी की वैल्यू क्या आएगी 4 रूट 14। तो ये गलती मत करना दोस्तों, जैसे माइंड से कई बार स्किप हो जाता है, हमें पूरे पूरे की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास इस एक्स की वैल्यू आई थी जो इस साइड था, तो पूरे की वैल्यू होगी 2x, यानी कि 4 रूट 14 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदने पर 7% की एक्स्ट्रा छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 का सामान लेता है तो कितना भुगतान उसे करना पड़ेगा। काफी इजी क्वेश्चन है। 10,000 के सामान पे डायरेक्ट वो 500 की छूट तो देता ही देता है। ठीक है, यानी कि 9500 रुपए अब उसको देने पड़ेंगे। लेकिन अब जो ग्राहक है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो 7% को उसको एक्स्ट्रा छूट दे दी। 7% की उसने छूट दे दी तो उसको मतलब कितना पे करना पड़ेगा, 93% ही पे करना पड़ेगा, 93% ही उसको पे करना पड़ेगा। तो बस निकाल लो 95 की मल्टीप्लाई अगर आप 93 से करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही उसको पे करना है। इसके अंदर भी डिजिट सम लगा सकते हो आप, जैसे 95 इंटू 93 है। देखिए दोस्तों ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं 2 2 जीरो और 2 जीरो, ये तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि लास्ट डिजिट हमारा 5 होना चाहिए। ये तो आएगा नहीं, तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा। इन दोनों ऑप्शन आप डिजिट सम चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट सम कितना है 5, यहाँ पे डिजिट सम कितना है 3, 5 दिया 15, 15 यानी कि 6, 6 डिजिट सम आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन का आ रहा है 6 डिजिट सम। 8 और 1 9 को मैंने काट दिया,
तो बचा कितना, 8 5 13, 13 का होता है 4, तो ये तो होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। देख लेते हैं इसका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 और 8 16 और 3 19 और 5 कितना हो गया, 24। 24 का डिजिशन क्या होता है, 6, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें हैं पी और क्यू समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटे और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह कितने टाइम के बाद क्रॉस कर लेंगी। अब पूरी तरह से क्रॉस कब करती हैं दोस्तों, मान लीजिए एक ट्रेन ये है, इसकी स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये फास्ट मूविंग ट्रेन है। दूसरी ट्रेन ये है, इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये बड़ी जो ज्यादा तेज चल रही है, इसको क्रॉस करेगी। कब क्रॉस करेगी, जब ये ट्रेन पूरी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि इसका मतलब यहाँ जैसे आगे वाली ट्रेन ये है, पीछे वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई, इसका ड्राइवर यहाँ पे है। अगर ड्राइवर ने क्रॉस कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ट्रेन ही क्रॉस कर गई। पूरी ट्रेन को ही क्रॉस करना है तो पूरी ट्रेन को आगे निकलना पड़ेगा। लास्ट वाला डिब्बा बिल्कुल इसके आगे वाले डिब्बे के पास होना चाहिए, इसको क्रॉस करना चाहिए पूरा पूरा, तभी क्रॉस करेगी। तो ऐसा कब क्रॉस करेगी, जब दोनों ट्रेनें खुद की लंबाई को क्रॉस कर लेगी। मैंने पीछे वाली ट्रेन खुद की लंबाई को भी क्रॉस करेगी, क्योंकि आगे चलेगी ना, यहाँ पे आ गई, खुद की लंबाई भी क्रॉस की इसने और इसकी लंबाई भी क्रॉस की। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 320 प्लस 540 कितना हो गए, 500 200 700 760। 760 मीटर हमारे पास क्या आ गई, सॉरी 860 आएगा दोस्तों, 500 और 300 800 होता है, 860 मीटर हमारे पास लेंथ आ गया। और टाइम पूछा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आ गई 860 और स्पीड एवरेज सॉरी रिलेटिव स्पीड आएगी दोस्तों यहाँ पे। अब एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, बड़े में से छोटा हम घटा देते हैं। 144 में से अगर मैं 108 घटाऊंगा तो 36 आएगा। 36 किलोमीटर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से डिवाइड करके कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 860 मीटर डिस्टेंस थी, स्पीड आई 10 मीटर पर सेकंड की, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 86 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। वॉशिंग मशीन का जो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं। उसने 15% की छूट दी, छूट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अगर 15% की उसने छूट दे दी, इसका मतलब उसने 85% पे बेचा, यानी मार्क प्राइस के 85% की वैल्यू कितनी है, आपकी 29,750 रुपये है। तो मार्क प्राइस यहाँ से आप निकाल सकते हो इजीली। जैसे इसको काटो 85%, 17 पे काटो, 17 पंजा 85, 17 एकम 17, 12 7, 17 7 एक 0, 8 बचा 5, 17 5 85 और 0, यानी 5% की वैल्यू 1750 आ गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 5 से फिर काट दो इसको, 5 दिए 15, 2 5 5 5 25, 350 आ गई। तो 100% की वैल्यू आएगी कितनी, ये 35,000 रुपये, यानी मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 35,000 रुपये मार्क प्राइस आ गया। अब क्या बोलता है, अगर कोई भी छूट न दी जाए तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। 12% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 12/100 यानी कि 4×3 = 12, 4/25 यानी 3/25। 12% का मतलब 3/25 होता है, यानी 25 की चीज 28 में बेच दी। अगर कोई भी छूट नहीं दी तो उसने 25 की चीज कितने बेची, 28 में बेची, और बेची कितने में, 35,000 में, क्योंकि कोई भी छूट नहीं दी है, इसका मतलब मार्क प्राइस के ऊपर ही बेची है। तो 28 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 35,000। 25 की वैल्यू हमें निकालनी है, इजीली निकल सकता है। 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना हो गया 5,000। 4 से इसको काटो, 4 पे काटोगे कितना आएगा 12, 2 0 4 पंजा 20 और 4 0 0, ये आ गई एक की वैल्यू। 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आएगा 25 0 0, 25 पंजा 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 कम 25 और 6 31, 31,250 देखो कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन के अंदर है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, यानी जैसे ही पुलिस ने देखा तो चोर भागने लगा। दोनों ने यानी कि सेम टाइम पे भागना शुरू किया है। अगर टाइम दोस्तों सेम है, सेम टाइम के लिए दोनों भागे हैं, तो क्या होता है, जो उनकी स्पीड का रेशियो होता है ना, वही उनकी डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। समझ रहे हो ना, यानी जितनी ज्यादा जिसकी स्पीड होगी उतनी ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब पुलिस और चोर के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, 400 मीटर दूर था जो चोर था पुलिस से। पुलिस की जो स्पीड है कितने की है, पुलिस की जो स्पीड है दोस्तों वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की,
और जो चोर की स्पीड है वो कितनी की है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की। यानी टाइम सेम है, जो इनकी स्पीड का रेशियो है ना, वही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। यानी डिस्टेंस जो है पुलिस 40 यूनिट कवर करेगी और चोर जो है वो 32 यूनिट कवर करेगा। अब पुलिस को ये 8 यूनिट ज्यादा क्यों करने पड़े, 8 यूनिट ज्यादा इसीलिए कवर करने पड़े क्योंकि इनके बीच में गैप था 400 मीटर का, ये पुलिस वाले को कवर करना था। तो इसी 8 की वैल्यू क्या दे रही है क्वेश्चन के अंदर, 400 मीटर। 8 की वैल्यू 400 मीटर, एक की वैल्यू आएगी 50 मीटर। पूछा क्या है कि चोर कितनी दूरी कवर कर चुका होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 50 मीटर है तो 32 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 32 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 32 इंटू 50 कितना होगा ये, 1600 मीटर। अब इसको काट भी सकते थे, 40 को 32 और भी आसान हो जाता, 8 से काट देते, 8 पंजा 40 और 8 चौक 32। ठीक है, तो फिर एक आ जाता है यहाँ पे, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 400 आ जाती। पूछी किसके, चार की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 1600 ही आती। ठीक है, 1600 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है। अंतर का घन मतलब हम दो नंबर मान लेते हैं हमारे पास, जैसे ए और बी, इनके अंतर का घन यानी कि ए माइनस बी, ये अंतर हो गया, और इसका घन किसके इक्वल दे रखा है, 1728 के इक्वल दे रखा है। जबकि इन दोनों का गुणनफल कितना है, यानी कि ए इंटू बी कितना है, 108 दे रखा है। तो पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर क्या होगा, घनों का अंतर पूछा है। अंतर का घन पहले दे रखा था, अब घनों का अंतर पूछा है, यानी कि ए की 3 माइनस बी की 3 हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक फॉर्मूला जो आप सभी को याद होना चाहिए, सिंपल है, ए माइनस बी क्यूब क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपसे ए की 3 माइनस बी की 3 पूछे ना, ये निकल के आ जाएगा। अब इस साइड क्या है, ए माइनस बी का क्यूब है, ए माइनस बी क्यूब कितना था, 1728, लिख देते हैं एज इट इज। अब ए की 3 माइनस बी की 3 पूछा है, इसको पूरे को मैं मान लेता हूँ पी, कि पी की वैल्यू पूछी है हमसे, ए की 3 माइनस बी की 3 पी के इक्वल है, माइनस 3 इंटू ए बी दे रखा है 108, 3 गुणा 108, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस बी को मैं लिख देता हूँ एज इट इज ए माइनस बी। अब देखिए कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को आप, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर a माइनस बी की 3 था जो, वो 1728 दे रखा था। तो इसको अगर मैं क्यूब रूट कर दूंगा, 1728 किसका क्यूब रूट, किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा नीचे यहाँ पे। ठीक है, a माइनस बी इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 12 यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा ही 12। ठीक है, अब बस सोल्व कर दीजिए, p की वैल्यू आ जाएगी। अब 3 गुणा 108 कितना होता है दोस्तों, 3 गुणा 108 होता है 308 या 24, 324, p माइनस 324 गुणा 12, 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ इसकी, कितना आएगा, p माइनस 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 तिया 36 और 2 38। तो इतना आया दोस्तों, इधर 1728 हमारा था ही। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, 1788 के अंदर अगर मैं 1728 के अंदर 3888 प्लस करूंगा तो कितना आएगा देखते हैं, 8 और 8 16, 2 और 8 10 और 11, तो 16 लास्ट में किसके, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 16 इसी के लास्ट में है। पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5616 हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सोल्व करोगे इसको, दो तरीके बताऊंगा, एक जो बेसिक है, एक जो थोड़ा सा इजी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, उसकी इनकम कितनी थी, इनकम थी 45,000। ठीक है, तो उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो कितनी हो जाएगी उसकी इनकम, 45,000 का 20% कितना होता है, 9,000। तो न्यू इनकम उसकी हो जाएगी 45,000 में अगर 9,000 ऐड करूंगा तो 54,000 हो जाएगी। ठीक है, पहले इतनी थी अब इतनी होगी। दूसरा, उसका खर्चा कितना था, पहले 33,000 था, अब उसके खर्चे में 12% की वृद्धि होगी। अब 12% कितना है तो दोस्तों, इसका 12% की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं यहाँ से तो कितना आएगा, 12 जीरो जीरो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 37 37 39, 3960 बढ़ गया, 33,000 था 3960 बढ़ गया, यानी कि 36,960 हो गया। कितना हो गया, 36,960 उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब पहले होता था 33,000। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत देखिए क्या होती, पहले कितनी बचाता था वो, पहले 45,000 में से अगर मैं 33,000 घटा दूं तो 12,000 रुपए सेव करता था वो पहले। सेविंग कितनी थी उसकी, 12,000 रुपए। अब देखते हैं सेविंग कितनी हुई।
उसकी इनकम होगी 54,000, ठीक है। उसके एक्सपेंडिचर हो गए 36,960। तो बचाए कितना इसने, जीरो में जीरो के जीरो, 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया जीरो, यहाँ पे 14 और 3 17, 17,040 रुपए बच गया उसका, ठीक है। तो पहले 12,000 बच रहा था, अब यानी कि 5,040 एक्स्ट्रा बच रहा है, 5,040 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है, कितने के ऊपर, पहले 12,000 था। तो निकाल दो कितनी बढ़ाई है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आ जाएगी। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से इसको काटोगे, 12 दूनी 24, 12 तिरसठी, 12 चौक 48 और 2, ठीक है, 42% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है। दूसरा तरीका काफी इजी है दोस्तों, वो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस आपको बता दूंगा। अगर आप फिर भी अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। बीच में आपको लिखनी है इनकम, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आपको लिखनी है सेविंग, ठीक है। अब रेशियो निकालो पहले, जो इनकी इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है। जैसे कितनी थी यहाँ पे, इनकम थी 45,000, एक्सपेंडिचर था 33,000, रेशियो कितना हुआ, 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल, 3 पे काटो 15 और 3 पे काटो 11, यानी जो ये क्या थी इसकी इनकम थी और ये क्या था इसका एक्सपेंडिचर था। तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी 15 में से 11 जाएगा तो 4 इसकी सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो एचडी 4, यहाँ पे लिखो 4 क्योंकि सेविंग है। इनकम कितनी थी 15 और एक्सपेंडिचर कितना था 11, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, जो इस साइड लिखा हुआ है 4 उसको मैं इस साइड लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, और जो 11 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 11, ठीक है। अब जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसको बस लिखते चले जाओ। इसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है, इनकम कहाँ पे लिखी है, बीच में लिखी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 20%। और इसके खर्चे में 12% की वृद्धि होती है, खर्चा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 12%, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया दोस्तों, 12 और ये क्या है 20, 12 और 20 का डिफरेंस कितना है 8, यानी 4 की जो वैल्यू है, 4 यहाँ पे लिखा हुआ ना, 4 की वैल्यू है 8, तो एक की वैल्यू क्या होगी 2, निकालने किसके, सेविंग पूछा है। तो ये कितना गैप है दोस्तों, यहाँ पे 11 लिखा हुआ ना 11, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 की वैल्यू हो जाएगी 22। तो 22 इसके अंदर ऐड होगा 20 के अंदर, 20 के अंदर अगर मैं 22 ऐड करूंगा तो आएगा 42%, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये जो 20% जो बीच में है दोस्तों, ये हमेशा बीच में ही रहेगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना बीच में, ये 12 से तो बड़ी होगी और 42 से छोटी होगी, ठीक है। यानी हमें कैसे पता चला कि 20 के अंदर हमें 22 ऐड ही करना है, ये इसलिए पता चला क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वो 20 से बड़ी आएगी, ठीक है। ये हमेशा बीच में रहता है, क्योंकि 12 पहले ही छोटा था, यहाँ पे भी छोटी वैल्यू मैं नहीं ले सकता था, इसलिए हमें ऐड करना पड़ा। ये तरीका है दोस्तों, डिटेल में समझाऊंगा आपको कभी किसी ना किसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए आ जाते हैं, बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब 10 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क हो हमारे पास 10 इंटू 25 कितना, 250, ठीक है। 12 दिन तक कार्य किया इन्होंने 10 लोगों ने, 12 दिन में 10 लोग कितना काम कर लेंगे, 12 इंटू 10 120 यूनिट वो काम कर लेंगे, तो बचा कितना, बचा 130 यूनिट, 130 यूनिट बच गया, और 3 लोग और आ गए, ठीक है। पहले 10 लोग थे, अब 3 लोग और आ गए, नहीं 13 लोग अब हो गए। तो ये कितने दिन में कर देंगे, अब 13 इंटू 10, 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनका तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास दिया होता है A/B, B/C, ये दिया होता है। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर मैं देखूं कि इसको क्या लिख सकता हूँ, A/B, और ये हमारा क्या हो जाएगा B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो B स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल आएगा। तो C की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से C की वैल्यू आएगी B स्क्वायर बाय A। तो बस वही निकाल दो, यहाँ पे ये A है ये B है। तीसरा अनुपात क्या होता है, C कैसे आएगा, B स्क्वायर बाय A करना पड़ेगा। B क्या दे रखा है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, ऊपर बचा एक्स माइनस वाई, नीचे बचा एक्स प्लस वाई, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है। कोट ए की वैल्यू दे रखी है 12/5। अब कोट ए क्या होता है दोस्तों, कोट ए होता है 1/टेंजेंट ए, यानी टेंजेंट ए का उल्टा होता है। अब टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी 12/5 क्या है, 12 हमारा क्या है बेस है, और 5 क्या है हमारा परपेंडिकुलर। बना लेते हैं, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई कोई, 12 क्या है हमारा बेस और 5 क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि 5 12 13 का हमारा एक ट्रिपलेट होता है। कोट ए की वैल्यू दे रखी है 12/5, यानी
जो हमारा ए एंगल होगा ये होगा, क्योंकि 12/5 तभी बनेगा ना। कोट क्या होता है? परपेंडिकुलर, वो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस 12 और परपेंडिकुलर 5, तो ए हमारा यहाँ पे बनेगा। तो पूछा गया साइन ए प्लस कोस ए। अब साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13 होगा साइन ए। प्लस कोस ए क्या होगा? कोस ए होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, तो ये होगा 12/13। इनटू में कोसिकेंट ए। कोसिकेंट साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए अगर 5/13 था तो कोसिकेंट ए होगा 13/5। बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पे एलसीएम आ गया 13, ऊपर क्या बचा? 12 और 5 17, और बाहर क्या पड़ा है? 13/5। 13 से 13 कट गया, 17/5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद जो ब्याज होगा मूलधन के बराबर होगा? जो जो दिया गया है वो लिखते जाते हैं। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। मान लेता हूं मैं प्रिंसिपल कितना है हमारा, मूलधन हमारा 100 है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? जैसे ब्याज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा दर, दर हमें पता नहीं, गुणा समय 5 साल, डिवाइड बाय 100। ये हमारा क्या होता है? ब्याज के इक्वल होता है। और ब्याज किसके इक्वल दे रखा है? मूलधन के 25% के बराबर है। मूलधन का 25% हो जाएगा 25, यानी 25 के बराबर हमारा ब्याज है। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 5 पे जाएगा तो आर आ गई हमारे पास 5%। आर का पता लग गया, समझो सब कुछ पता लग गया। अब देखिए कितने वर्षों बाद मूल जो ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर होगा। मूलधन कितना था? 100, दर हमारी 5 आ गई, समय हमारा निकालना है, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू ब्याज। ब्याज क्या बोल रखा कि मूलधन के बराबर ही होगा, यानी 100 ही हमारा ब्याज होगा। तो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू क्या आ गई? 100/5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 20 साल हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले मौके में भी हमने करवाया था ऐसा क्वेश्चन। 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 15 को कौन सी संख्या में से डिवाइड कर लेगी? तो जो इनमें कॉमन है कॉमन निकाल दो बाहर। 4 की 12 सब में है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। अब इसको सोल्व कर लो अंदर वाले को। 4 की पावर 1 होता है 4 और 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना बना? 64 और 16 80 और 4 84 और 85, तो अंदर 85 बचा, बाहर बचा 4 की पावर 12, अंदर बचा 85। अब देख लो इनको कौन सी संख्या डिवाइड कर दी है? 7 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा, क्योंकि 85 17 का मल्टीपल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ था, अगर वो उस वस्तु को 1200 में बेचता तो उसको कुछ हानि होती, ठीक है, लॉस होता। लेकिन अगर उसी चीज को वो 2000 में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि इनका फर्क कितना है। 1200 से 2000 का 800 रुपए का फर्क है। और अगर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है तो हम 800 को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। 800 को दो बराबर भागों में बांटोगे 400 400 के दो भाग आ जाएंगे, यानी 400 में, अगर इसको 400 ज्यादा में, मतलब 400 ज्यादा में लेके आया था, 1200 में बेचा ना, हानि हुई, तो ये 1600 में लेके आया था। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1600 में जब लेके आया तभी तो ये बराबर, यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 400 का, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट 400 का, यहाँ पे भी लॉस 400 का। तो कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हम कॉस्ट प्राइस 1600 मानेंगे। ठीक है, 1600 माना भी नहीं है, हमने निकाला है कैसे? 800 को दो बराबर भागों में बांट दिया। दो बराबर भागों में ही क्यों बांटा? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो थे वो सेम सेम हो रहे थे। प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो था 1:1 था। ठीक है, जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस था। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गया। 20% के लाभ के ऊपर बेचना है इसको। 1600 का चीज वो लेके आया था, 20% के लाभ के ऊपर बेचना है, यानी कि 1600 का 20% कितना होगा दोस्तों? 16 दूनी 32, 320, यानी 1920 रुपए में वो बेचनी पड़ेगी उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो महिलाओं और पुरुषों का रेशियो निकालना है। काफी इजी है। जैसे कुछ आदमी है, इनका 48% किसके इक्वल है? इनका 48% इक्वल है वुमेन के 2/3, यानी कि 2/3 के इक्वल। बस मैन बाय वुमेन निकाल दो आप। इसको सोल्व करो, यहाँ से 4 से काटो 12 आएगा, 4 से काटो यहाँ पे कितना आएगा? 25 आएगा।
वुमेन को इस साइड ले आओ, मैन बटे वुमेन इक्वल टू क्या होगा, इधर 2/3 तो बचा हुआ है उस साइड, ये 12/25 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दो, कितने में गया, 6 पे गया। तो कितना बचा, ऊपर 25 बचा, नीचे 18 बचा, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25:18। आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों, 100 किलोग्राम और 150 किलोग्राम, 150 रुपए प्रति किलोग्राम, 100 रुपए प्रति किलोग्राम और 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार की दालों एक्स और वाई को 7:20 में मिलाया जाता है। ठीक है, एक का रेट है 100 रुपए प्रति किलोग्राम, एक का रेट है 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनको मिलाया कितने में जाता है, 7:20 में। काफी बार करवा लिया दोस्तों ये क्वेश्चन। तो जो मिश्रण होगा यहाँ पे जो आएगा, इसका प्राइस पूछा है, निकटतम कितना होगा, तो निकाल देते हैं सिंपली। कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं। 100 इंटू 7 कितना होगा, 700। 150 इंटू 20 कितना होगा दोस्तों, 3000। ठीक है, और टोटल कितना है हमारे पास, 7 और 20 कितना होता है, 27। तो ये जो बीच वाला एवरेज होती है उसकी वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए 3000 और 700 कितने होते हैं, 3700। 3700 को अगर मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखते हैं। 27 एकम 27, बचा 10, फिर 0, 27 तिया 81, बचा कितना, 9, और फिर एक 0 और 9 0 27 तिया 81, 133 पॉइंट क्या आएगा, 133.9, यानी कि 134 के आसपास बन रहा है हमारा, 134 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं आज। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, तीसरा ये है। टोटल 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक महीने के अंदर लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 750 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। डेली प्रैक्टिस करोगे, काफी अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट मैथ का रिविजन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।